Hi, good evening viewers. You're watching Sansad TV with me, Rashika. This is House Highlights where we get you the top developments taking place in both houses of the Parliament. Let's begin with today's headlines. Prime Minister Modi responds to debate on motion of thanks on the President's address in Lok Sabha. Says world looking to India amid instability after pandemic and conflicts. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi demands action against Congress leader Rahul Gandhi for certain objectionable comments, seeks expunction from records. Rajya Sabha Chairman Dhankar says post-2014 country has seen stability in governance, cautions members against making unauthenticated allegations. Beginning today with Lok Sabha. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday responded to the debate on the motion of thanks on the President's address in the Lok Sabha. The Prime Minister said India has celebrated the President's address, adding that the world was looking at India with hope amid the instability in some parts of the globe due to the once-in-a-century pandemic and conflicts. Targeting the opposition, the Prime Minister said some people who are neck-deep in frustration refuse to accept India's growth story. They cannot see the achievements of 140 crore Indians. राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। भाषण की हर बात, अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं, वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूं। और मुझे आशंका थी कि ऐसी बातों पर यहां जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे, वो विरोध करेंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मुझे खुशी है, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है। इससे बड़ा गौरव का विषय क्या हो सकता है? The Prime Minister said it has been 22 years, but the opposition still doubts his credentials. However, he has the trust of 140 crore Indians who are his protective shield. जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा
टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? जिंदगी 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी। मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है, और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। Earlier members took part in the discussion on the motion of thanks to President's address in the lower house. BJP MP Ravi Shankar Prasad criticized Rahul Gandhi's statement on Tuesday, saying that the Congress leader had misled the House. महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण, माननीय उपसभापति, क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं? और बोलते हैं तो आप कोट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को। वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं। आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं।
Addressing the lower house, AIMIM MP Asauddin Owaisi questioned the government on the issue of minority rights. मैं बेसिक स्ट्रक्चर की हिफाजत में बोल रहा हूं, मैं अदलिया की आजादी के लिए खड़ा हूं, मैं एग्जीक्यूटिव की आजादी के लिए खड़ा हूं, लेजिस्लेचर की आजादी के लिए खड़ा हूं। चेयरमैन साहब, कोर्ट का काम ये नहीं है, जजेस का काम ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करे। अदलिया का काम यह है कि इस देश की कमजोर और मजलूम आवाम से इंसाफ किया जाए। Law Minister Kiran Rijiju too participated in the discussion on the motion of thanks on the President's address. He said while the parties may have political differences, they should be on one page when it comes to issues related to the country's interests. मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति अलग है, लेकिन देश हित में हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं। जब यूपीए सरकार के समय में आपने कानून लाया, एनआईए का कानून लाया, और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया। रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। Congress leader in the Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, charged that it has been difficult for the ruling dispensation to accept the contribution of Congress prime ministers in the process of nation building. हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव, वो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात है। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। After Prime Minister's reply on the motion of thanks on the President's address, the Lok Sabha took up general discussion on the Union Budget 2023-24. While the opposition members questioned decisions made by the government, Treasury bench was supportive of the measures. Let us listen in. कितना नुकसान हुआ सर? आज कॉर्पोरेट टैक्स जो उन्होंने 30 से 22% कर दिया, लगभग 1.8 लाख 1.80 लाख करोड़ का आज नुकसान हुआ है सिर्फ इनके कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है बहुत बड़ा लीकेज, जो फर्जी बेनिफिशियरी थे और जो फेक बेनिफिशियरी थे, लीकेज था, वो लीकेज रुका और सीधा का सीधा उसको पहुंचा। हम पहले पूछते थे कि भाई आपके पास में सरकार का जो पैसा आता है, कहते साहब जितना आता है 1000 रुपये आना तो 500 रुपये बीच में खा जाते थे और कई फर्जी बेनिफिशियरी बन जाते थे। लेकिन आज ये समस्या जो है हमारे यहाँ नहीं है और इसका धन्यवाद जो जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। गरीब देश का आज समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वो खुश हैं कि उसके खाते में जो है सीधा पैसा पहुंचता है। The World Bank economists, they reported that at least 1.6% of the GDP should be provided for the Manrega schemes. But are they giving it, sir? No. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi demanded action against Congress leader Rahul Gandhi for what he called his objectionable comments in Lok Sabha. Appealing to the Speaker to expunge his statements, Joshi said a privileged notice has been served but not authenticated. The Speaker said he would examine the issue and decide accordingly. मुझे लगता है सर, हमने प्रिविलेज नोटिस भी दिया है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है और वो भी कोई एक संबंध भी नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, इसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। Time for a break in the bulletin. On the other side, news about proceedings of the upper house. In this episode of Itihas, we will learn about Bharatavarsha.
We will learn about what it means to be Bharatiya, culturally, geographically, and what it means in terms of our heritage and civilization. The ancient understanding of our landscape of Bharatvarsha or India, and this is the Puranic period, tells us that we are the people who lived south of the snowy mountains of the Himalayas and north of the ocean. Now, this is interesting when this conception of India came about. योजनानां सहस्रं च द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरादे। डॉक्टर बिबेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए भारत की अवधारणा, गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। Welcome back to House Highlights. Let us now take a look at some key moments in the upper house. In the discussion on the motion of thanks to the President's address in the Rajya Sabha, BJP MP Surendra Singh Nagar said the present government had completed massive infrastructural projects. He accused the previous UPA government of not fulfilling its promises. मोदी सरकार संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है, और जो यूपीए सरकार थी वो घोषणा करती थी उसे पूरा नहीं करती। इसका मैं उदाहरण कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, और इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, मैं वेस्ट यूपी से आता हूं, नोएडा से हूं मैं, मेरठ उससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कब सैंक्शन हुआ? 96 किलोमीटर का था। इसकी घोषणा यूपीए की 2006 और ये कंप्लीट किसने किया? मोदी जी ने। 2018 में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। और इसका लाभ किसी विशेष, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों का लाभ हुआ हो। जिस एनसीआर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट था। Chairman Dhankar reiterated that allegations made on the floor of the House need to be authenticated. I am taking note of everything. If there will be expediency and requirement of a document to be authenticated, yes, and I find that such a document is already authoritatively in public domain, yes, I may skip that, rest I'll call upon. Yes. Go ahead. Sir, and be cautious about it. Sir. And I may indicate to you, honorable member, I have given such a direction to some other members. There has been non-compliance of that. I am taking steps because such a transgression has to lead to exemplary consequences. So be aware of it. Go ahead. Other members across the political spectrum took part in the debate. Our Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, has been demanding to withdraw 18% GST on canoe leave in the greater interest of the state of Odisha, as more than 8 lakhs poor tribal people associated with the trade are getting affected. आजादी के 70 सालों के बाद हम गर्व के साथ कह सकते हैं, उपसभापति महोदय, आदिवासी समाज जो इस देश का तकरीबन 8.5% का हिस्सा है, करीब 10.5 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं। आजादी के 70 सालों में देश भर में पहली बार किसी ने आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2013-14 में स्वास्थ्य का बजट कुल मिलाकर के 33,700 करोड़ होता था, सिर्फ 33,700। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 86,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 2013-14 में इस देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 1,042 रुपया होता था। मैं नहीं नकार रहा हूं कि इसके पहले खर्चा नहीं होता था, 1,42,000। 2022-23 में
हमारे प्रधानमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति के ऊपर 1815 रुपए का खर्चा सो किया। मुझे गर्व होता है, देश की पहली आदिवासी महिला मेरे राज्य से बिलोंग करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी है। ये मेरे लिए सच में बड़ी गर्व की बात है। पारा 30 में राष्ट्रपति जी ने बोला, मेरी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण है। सच में युवा शक्ति और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं हर तरह से उनके अभिभाषण का समर्थन करती हूँ मेरे पार्टी की तरफ से, मगर मैं कहीं ना कहीं जब नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात आती है, मुझे 33% रिजर्वेशन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे नेता नवीन पटनायक जी हमेशा 33% महिला संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाए हैं और इनिशिएटिव जितना भी लिए हैं, मगर कहीं ना कहीं ये फल फूल नहीं रहा। Assam is a crucial possessing state, sir. Sir, poverty. I remember, sir, in 70s, in our school life, there is a food crisis in our country, sir. People are not getting to eat the food, sir. There is no rice, sir. There is no food, sir. Now we are self-sufficient, not only self-sufficient under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. 80 crore people got medicine during the COVID time, sir. Before 2014, sir, there was only one cancer hospital in Assam, sir. Bhubaneswar Borua Cancer Hospital, sir. When Modi ji take place today, there is 9 cancer hospitals in Assam. With the support, with the blessing of the Prime Minister. Now, India is moving towards one of the most developed countries, the country, sir. I hope under the leadership of Honorable Prime Minister, in coming days, India will growing up more and India will develop more with this year. Earlier addressing the motion of thanks on the President's address in the Rajya Sabha, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge accused the government of always being in election mode. ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। Intervening during Kharge's statement, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar said such remarks did not suit his stature. It doesn't suit your stature. Frankly speaking, there are certain positions. There are certain positions on which we have to have great regard. It was in this house on 8th December I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the 2 former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, we cannot treat institutions with that kind of observation. Responding to the opposition's allegations, Leader of the House in the Rajya Sabha, Piyush Goyal, said members should not make allegations that they cannot substantiate. Leader of the opposition is making an allegation which A, neither can he substantiate, B, an association which has absolutely no basis whatsoever. Rajya Sabha Chairman Dhankar said that post-2014, country has seen a stability in governance. He recounted his days as Member of Parliament and the era of coalition governments in the country. We started a decade in 90s. So we used to have MPs, ex-MPs.
But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete their term. 9th Lok Sabha, I was there. Then thereafter, we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, S.D. Devgowda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason. Members of the Aam Aadmi Party, the Shiv Sena Thackeray faction and the Bharat Rashtra Samiti on Wednesday staged a walkout from the Rajya Sabha after their adjournment notices were disallowed. Soon after papers were laid, Chairman Jagdeep Dhankar said he has disallowed the 4 notices received under Rule 267. I would urge the members, as I have said repeatedly, we are sending a very, very dangerous signal to the people. Their anger, anguish is now beyond tolerance. Every time in the morning they see the spectacle of the House being plunged in disorder as a part of strategy. After the walkout, the upper house started the discussion on the motion of thanks to the President's address as there was no 0 hour and question hour. That's all in today's bulletin. Keep watching Sansad TV for all updates about the budget session. Good night.